हेलो स्टूडेंट, हम बातें कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, जो हमारा केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है, चौथा सॉरी। पहला हमने पढ़ लिया था सॉलिड स्टेट, जो आपको नोट के माध्यम से प्रोवाइड किया गया था। दूसरा चैप्टर आपको अशोक सर ने पढ़ाया था, सॉल्यूशन। तीसरे चैप्टर को हमने ख़त्म कर लिया है, जो कि था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसमें कोलराउस लॉ पे एक न्यूमेरिकल बचा है, तो आप जब भी क्लासरूम में आएंगे तो मैं उसको कवर कर लूँगा, ठीक है। अब हम बातें कर रहे हैं चौथे चैप्टर में, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। इसमें भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। और क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर में हमने क्या जाना था कि सांद्रता में अगर चेंज हो रहा है, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, किसमें? चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। मतलब अगर कंसंट्रेशन में, सांद्रता में चेंज हो रहा है और टाइम में भी चेंज हो रहा है, तो इन दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे? दर या अभिक्रिया की दर, ठीक है। देखो, इन चीज़ों को हमने पढ़ लिया था। फिर हमने आपको एक एग्जाम्पल मतलब समझाया था, एग्जाम्पल के माध्यम से। उसमें आपको ये कहा गया था कि अगर कोई, मान लीजिए एक रिएक्शन दी हुई है आपको, A+B गिव्स आउट C, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका जो कॉफिशिएंट है, इसका मान लीजिए x है, इसका y है और इसका z है। कहने का तात्पर्य ये है कि A के x मोल इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन में, B के y मोल इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन में, और तब जाके बन रहा है C का z मोल, ठीक है। अब इस तरह से अगर रिएक्शन चल रही है, तो आपको बताया गया था कि अगर इस कंडीशन में आपको दर लिखना हुआ, अभिक्रिया की दर लिखनी हुई, या फिर रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना हुआ, तो कैसे लिखेंगे? आपको बताया गया था कि रिएक्टेंट के केस में हम आगे लगाते हैं माइनस, लगाते हैं ना। फिर क्या करते हैं? लिखते हैं डी या फिर डेल्टा, ठीक है। मैंने तो बताया था आपको, डी और डेल्टा दोनों एक ही चीज़ होती है, सिर्फ अंतर इतना होता है कि जो डी होता है वो बहुत ही छोटे समयांतराल के लिए होता है, जबकि जो डेल्टा होता है वो बहुत, मतलब थोड़े से उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़े समयांतराल के लिए होता है। ये जो डी होता है, मैंने आपको बताया था, ये तब यूज होता है जब हमारा चेंज जो हो लगभग एकदम जीरो के बराबर हो, लेकिन जीरो नहीं हो, ठीक है, लगभग जीरो के बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं डी वाला, या फिर डेल्टा कोई भी रख सकते हैं। डी कंसंट्रेशन ऑफ A अपान dt, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोफिशिएंट x है, तो यहाँ पे हम नीचे x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बहरहाल हमने इन चीज़ों को प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, फिर भी मैं एक बार इसको रिवाइज कर देना आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि आज हम इस पे करने वाले हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। अब ये बराबर होगा किसके? क्योंकि अभी देखो ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट वाले केस में जो साइन होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। क्यों होती है मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डी कंसंट्रेशन ऑफ C, ठीक है, अपान dt, और यहाँ पे अगर कोफिशिएंट z है तो यहाँ पे नीचे लिख दो z, ठीक है। तो ये देखो रेट निकालने का फॉर्मूला है। अगर आपको ये दिया है, या फिर ये दिया है, या फिर ये दिया है, कोई भी टर्म दिया है और टाइम दिया है, तो आप अभिक्रिया की दर निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब कोई भी, अगर इसमें से आपको कोई एक मिल जाए तो सीधे आप अभिक्रिया की दर निकाल सकते हो। या फिर अगर मान लो आपको दिया गया, अगर ये दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये कितना है, तो इसको आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल? बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अच्छा देखो, अब हम इस पर न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। अब मान लो, देखो अब हम सीधे न्यूमेरिकल पे चलते हैं। अब हम, इतना हमारा पूर्व ज्ञान था। न्यूमेरिकल में मान लो हमारी एक रिएक्शन है, दी हुई है आपको H2 + I2 गिव्स आउट 2HI, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन है, और क्वेश्चन में दे रहा है कि जो हाइड्रोजन जितनी तेजी से ख़त्म हो रहा है, मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जितनी तेजी से हाइड्रोजन ख़त्म हो रहा है, कहने का तत्व इसको हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब देखो इसका क्या मतलब? डिसअपीयरेंस मतलब होता है खत्म होना, और रेट मतलब आप जानते हैं दर, कि जितनी तेजी से हाइड्रोजन खत्म हो रहा है वह रेट है 1 × 10⁻² मोलर सेकेंड इनवर्स,
ठीक है। ये हमारी मतलब ये दिया हुआ है कि जो हमारा हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन कंजम्पशन का रेट है वो 1 × 10⁻² मोलर पर सेकेंड है। ठीक है, इतना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और फिर पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया की दर क्या होगी, क्या अभिक्रिया की दर क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन मेरे साथ नोट करते जाइएगा। अच्छा, अब इसमें देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि ये जो आयोडीन है ये कितनी तेजी से विलुप्त होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I2। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, थोड़ी सी मैंने इंग्लिश का इसमें इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो देखिए अभी हो सकता है कि आपको ये बातें कम समझ में आए, लेकिन अब जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे सर कितने सही थे। ठीक है, तो देखिए मैं चीज़ें आपको एक एक चीज़ों को पकड़ के बता रहा हूँ। देखो पहला क्या दिया गया है आपको, पहले सिंपल सी रिएक्शन दे दी हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है कि इसमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जो हाइड्रोजन है इसकी जो ख़त्म होने की दर है, कितनी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, वो कितना है 1 × 10⁻² मोलर पर सेकेंड। भैया रेट की तो हमने आपको यूनिट यही बताई थी, मोलर पर सेकेंड। देख लो, अगर विश्वास ना हो तो देखो क्या होता है, रेट बराबर क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपान क्या होता है, चेंज इन टाइम। और कंसंट्रेशन का तो आप जानते हैं ये मोलर होता है। ठीक है, अब नीचे क्या है, टाइम का हमने यहाँ पे सेकेंड ले लिया है। अगर नीचे से आप ऊपर ले जाओगे तो वो टाइम इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इतना है, ये इतना हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और पूछ रहा है क्या, अभिक्रिया की दर पूछ रहा है। अभिक्रिया की दर क्या होगी, ROR। ठीक है, दूसरा क्या पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आयोडीन, मतलब देखिए ये दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि ये कितनी तेजी से ख़त्म हो रहा है। ठीक है, और तीसरे क्वेश्चन पूछ रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI, मतलब ये जो HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये कितनी तेजी से बन रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और अपने नोट में इसको जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, अब देखो हम इसको मिटा रहे हैं और इसके क्वेश्चन अब आंसर पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, देखो यहाँ से हम इसको मिटा रहे हैं, इतना इधर ही लिख देते हैं। देखो पहला आंसर हमारा क्या होगा। पहले अगर आपको इस तरह की कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसके लिए आप रेट लिखोगे। ठीक है, जो मैंने आपको अभी पहले जब शुरू किया जो आपको बताया कि रेट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। देखो इसके लिए क्या होगा, -D कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपान dt। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिएक्शन कोफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ पे 1 लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं है। अब ये किसके बराबर होगा, -D कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन। ठीक है, अपान dt। ठीक, इज इक्वल टू प्लस D, देखिए मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, D कंसंट्रेशन ऑफ HI अपान dt, यही होगा ना। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे 2। आई बात समझ में। अच्छा, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभिक्रिया की दर क्या होगी। अभिक्रिया की दर क्या होगी, तो देखो अगर हमको देखो एक चीज़ क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन क्या है। ठीक है, और पूछ रहा है अभिक्रिया की दर क्या होगी। तो भैया देखो अगर आप इन चीज़ों को कुछ देर के लिए इग्नोर कर दो, सिर्फ इतना देखो तो क्या यही इतना देखो जितना आपको दिख रहा है इस समय कि यही अभिक्रिया की दर होगी ना। तो देखो अभिक्रिया की दर सेम वही होगी जितनी तेज़ी से जो हाइड्रोजन कंज्यूम हो रहा है, जितनी तेज़ी से हाइड्रोजन खत्म हो रहा है वही यहाँ पे अभिक्रिया की दर होगी। कंफ्यूज मत करना। देखो अब यहाँ पे देखो क्या हम लिखेंगे, रेट लिख देंगे वही जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, क्या हो जाएगा
जो इसका पद है वही लिख देंगे 1 × 10⁻⁻²। देखिए मोलर पर सेकेंड, ठीक है। देखो यहाँ पे मोलर नहीं होगा, मैंने थोड़ा सा मिस किया था, क्योंकि अब देखो ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो हाइड्रोजन जो होता है वो गैस होता है, आयोडीन भी होता है गैस ही, और HI भी होता है गैस। तो ये मोलर ना होके होगा ATM, ठीक है, ATM। आए इतनी बात समझ में? अच्छा, एक क्वेश्चन तो हमने इसको सॉल्व कर लिया कि अभिक्रिया की दर क्या होगी। अब दूसरा क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आयोडीन, ये कितनी तेजी से खत्म हो रहा है। तो देखो भैया इस क्वेश्चन में यहाँ देखो, ये दोनों अगर ये पद और ये पद दोनों बराबर है तो क्या आप कह सकते हो कि जितनी तेजी से ये खत्म हो रहा है उतनी ही तेजी से ये खत्म हो रहा है, क्योंकि दोनों रेट में दोनों बराबर हैं, ठीक है। अगर ये इसके बराबर है तो ये जितनी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है उतनी ही तेज़ी से ये भी ख़त्म होगा। तो यहाँ पे इसी इक्वेशन से हम ये भी लिख देंगे कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आयोडीन, मतलब आयोडीन जितनी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है वह जो उसकी स्पीड है वो वही है जितनी तेज़ी से हाइड्रोजन ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अच्छा, 2 क्वेश्चन तो हमको मिल गए। अब हमको तीसरा क्वेश्चन लगाना है, ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI, ठीक है, कि ये जो हमारा HI है एक्चुअली ये कितनी तेजी से खत्म हो रहा है, ठीक है, सॉरी बन रहा है, अपीयर मतलब होता है बनना, अपीयर होना, ठीक है। देखो इस चीज को मैं यहीं पे लिखता हूं, देखिए अब देखिए ये आपको दिया हुआ है और ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI मतलब देखिए क्या हो गया होगा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है कि अगर आपको डिसअपियरेंस और अपीयरेंस की बात करें तो वहाँ पे हम इस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को काउंट नहीं करते हैं। जब हमको रेट लिखना होगा तब हम इसको काउंट करेंगे, अदरवाइज जब हम इसके अपीयरेंस या फिर डिसअपियरेंस की बात कर रहे होंगे तो इस रिएक्शन कोफिशिएंट को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर हम तीसरा क्वेश्चन लगा रहे हैं तो देखिए इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बराबर इसको लिख देंगे, ठीक है, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नीचे लिखेंगे DT, ठीक। अच्छा, और आगे क्या लिखेंगे, आगे देखो ये वाला पद है तो D कंसंट्रेशन ऑफ HI, ठीक है, अपान DT। अब यहाँ 2 है तो 2 कर लो, ठीक है। अब चूंकि हमको सिर्फ चाहिए इतना वाला टर्म, ठीक है, तो इसलिए इसको हम कर देंगे इधर, ठीक है। जब इसको इधर कर दोगे तो हो जाएगा 2, ठीक है, यहाँ के माइनस लगा लो, 2D कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपान DT इज इक्वल टू D कंसंट्रेशन ऑफ HI, ठीक है, अपान DT। आई बात समझ में? अच्छा, अब इसमें सिर्फ इसकी वैल्यू पुटअप कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जो आंसर आपका आने वाला है वही इसका उत्तर हो जाएगा कि उतनी तेजी से अपीयर हो रहा है हमारा HI, ठीक है। देखो क्या आंसर आएगा, देखिए चूँकि देखिए इसकी जो वैल्यू है मैंने क्वेश्चन में आपको बताया है कि इसकी जो वैल्यू थी वो आई है 1 × 10⁻², ठीक है। अब यहाँ पे आगे 2 है तो 2 से गुणा कर लो। अब बराबर में क्या है यहाँ पे D कंसंट्रेशन ऑफ HI, ठीक है, अपान DT, ठीक है। इतनी बात आई ना समझ में। अब क्या करोगे, सिंपल है, कुछ नहीं, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 2 × 10⁻², ATM पर सेकेंड, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर सेकेंड को ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। अच्छा, ये अगर आपको क्वेश्चन आ गया है समझ में तो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। देखिए मैं फिर से एक बार इस क्वेश्चन को आपको बता दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन क्या दिया गया था। क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन दी गई थी ये वाली, ठीक है, और उसमें आपको ये दे दिया गया था कि जो हाइड्रोजन है इसकी डिसअपियरेंस की जो रेट थी वो थी 1 × 10⁻² ATM पर सेकेंड, ठीक है। ये आपको दिया गया था। फिर पूछा गया था कि हाइड्रोजन के इस आयोडीन के डिसअपियर होने की रेट क्या होगी और इस हाइड्रोजन आयोडाइड के अपीयर होने की रेट क्या होगी और रेट ऑफ द रिएक्शन। 3 चीज़ें आपसे पूछी गई थी, ठीक है ना। फिर
जब इतनी चीज़ें आपसे पूछी गई थी तो जब आप सॉल्व कर रहे थे सबसे पहले आपने क्या किया, आपने लिख लिया कि ये भैया हमने पढ़ रखा फॉर्मूला, ठीक है। अब हमको रेट निकालना है तो इसके बराबर हमने रेट कर दिया, तो देखा कि जो हमारी रेट होगी सेम वही होगी जितनी तेज़ी से हमारा हाइड्रोजन कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। दूसरे क्वेश्चन हमने क्या देखा कि ये हमको पता करना था, ये वाला टर्म हमको पता करना था, तो हमने ये देखा कि ये दोनों टर्म आपस में बराबर है, इसीलिए जो इसकी वैल्यू होगी वही वैल्यू इसकी भी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी लग गया। अब तीसरे क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे हमको निकालना था रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI, ठीक है। तो इसके लिए हमने इस पद को और इस पद को दोनों को बराबर कर लिया। फिर हमको ये जानना था कि सिर्फ इतना वाला पद, यही तो होता है ना रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है। तो इसमें जो रिएक्शन कोफिशिएंट होता है इसको काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको इधर से पक्षांतर कर दिया, उसके बाद सिंपल से यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रख दी और जो हमारा आंसर था वो आ गया 2 × 10⁻⁻² ATM पर सेकेंड या फिर सेकेंड इनवर्स। आई बात समझ में? चलिए आ गई तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि सर ये बात हमको समझ में नहीं आई है, तो हम अगले लेक्चर जब आएंगे लेकर अगला अपना लेक्चर तो उसमें इस बात को बताएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हम अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए एक आपको रिएक्शन दी हुई है NOBr, ठीक है, 2 मोल इसके लिए हुए हैं और इसके इस रिएक्शन के फलस्वरूप बन रहा है NO, ठीक है, प्लस Br2, यहाँ कर लो आप 2 मोल, ठीक है। अब इसमें आपको ये दे रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा इस बार हम घुमा रहे हैं आपको। तो क्वेश्चन में ये है कि जब समय शून्य था, ठीक है, शून्य था, तब NOBr की, मेरे साथ में आप क्वेश्चन लिखिएगा, NOBr की सांद्रता 2 × 10⁻⁻⁴ मोलर पर सेकंड, ठीक है। सांद्रता इतनी थी, ठीक है, सॉरी मोलर पर सेकंड नहीं होगा, सिर्फ मोलर होगा, मोलर थी, ठीक है। तथा 10 सेकंड के बाद सांद्रता 0.5 × 10⁻⁴ मोलर हो जाती है तो ठीक है। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि आप रेट ऑफ रिएक्शन बताएं, ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर बताएं, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्या है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO, ठीक है, क्या होगी। और जो तीसरा है वो है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Br2, ठीक है। इतना बड़ा आपका क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि कहते हैं कि ये एक रिएक्शन है 2NOBr, ठीक है, 2NOBr बनाता है 2 मोल NO के और 1 मोल ब्रोमीन गैस का, ठीक है। और पूछते हैं आपसे कि जब समय शून्य था मतलब प्रारंभिक अवस्था में, तो उस समय NOBr की जो सांद्रता थी वो थी 2 × 10⁻⁻⁴ मोलर, ठीक है, इतना थी। अच्छा, अब कहते हैं कि जब समय 10 सेकेंड हो गया, 10 सेकेंड के बाद इसकी जो सांद्रता होती है वो हो जाती है 0.5 × 10⁻⁴ मोलर, ठीक है, इतना हो जाता है। क्वेश्चन में इतना सिर्फ दिया हुआ है, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। अब आपसे पूछा जाता है कि ROR क्या होगा, रिएक्शन की रेट क्या होगी, ठीक है, मतलब अभिक्रिया दर क्या होगी। मैं इसको लिख देता हूँ, अभिक्रिया दर क्या होगी। एक बात
और दूसरा आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO, मतलब ये जो NO बन रहा है कितनी तेज़ी से बन रहा है, इसके बनने की रफ्तार क्या है, ठीक है, कितनी स्पीड है। अच्छा, अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो देखिए पूछा गया है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Br2, मतलब जो हमारा ब्रोमीन है वो कितनी तेज़ी से बन रहा है, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस चीज़ को अपने नोटबुक में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। देखिए अब इसमें जो भी है मैं एक साइड में लिख देता हूँ क्योंकि हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं इसको इरेज करूँगा, ठीक है। तो देखिए मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए पहली कंडीशन क्या दे रहे हैं, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, सोल्यूशन दे रहा हूँ आपको। जब t = 0 था तो इसकी जो सांद्रता थी वो थी 2 थी ना, हाँ 2 × 10⁻⁻⁴ मोलर, ठीक है। और दूसरी कंडीशन वो दे रहे हैं कि जब t = हो जाता है कितना 10 सेकेंड, तो उस कंडीशन में इसकी जो सांद्रता होती है वो हो जाती है 0.5 × 10⁻⁴ मोलर, ठीक है। इतना आपको क्वेश्चन दिया हुआ, बाकी सब आपको निकालना है तो मैं इनको इरेज कर दे रहा हूँ, आप इनको नोट करके देखते रहिए क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। आगे देखिए इतना आपको दिया हुआ है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा। देखिए अब देखिए आपको यहाँ पे टाइम, यहाँ से आप टाइम का चेंज निकाल सकते हैं और यहाँ पे आप कंसंट्रेशन का चेंज निकाल सकते हैं। और अगर हमको ये दोनों टर्म पता चल जाए तो क्या हम सीधे बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं कि हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, आप खुद ही बताइए। निकाल सकते हैं ना, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए रेट क्या होगी, ठीक है, कहते हैं कि फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। अब ये अगर बात है इसकी मतलब रिएक्टेंट की तो माइनस होगा, तो वहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। और ये कितना है 0.5 × 10⁻⁻⁴ और -2 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया कंसंट्रेशन का टर्म और नीचे होगा जो टाइम, ठीक है। टाइम फाइनल टाइम क्या है 10 सेकेंड माइनस इनिशियल क्या है 0 सेकेंड। इतनी बात आई ना समझ में। अच्छा अब आगे देखिए क्या होगा। अब देखिए जब घट के आएगा तो आएगा माइनस में 1.5, ठीक है, माइनस में आएगा। अब चूंकि ये बाहर में माइनस है तो इसको कर देगा प्लस में, ठीक है, करेगा ना। तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁻⁴ मोलर, ठीक है। और नीचे हो गया 10, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर इसको आप इससे डिवीज़न कर दो तो फाइनल आपका जो रिज़ल्ट आने वाला है वो आएगा 1.5 × 10⁻⁵ मोलर पर सेकेंड। आई बात समझ में। ये हो गई आपकी रेट ऑफ द रिएक्शन। अब क्रिया की दर देखिए, अब तक इसमें मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं चलाया है, ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखा है। इस चीज़ को मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिए आपको कंसंट्रेशन का टर्म दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, और यहाँ पे टाइम भी आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है, ठीक है। पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में कि जो अभिक्रिया की दर है वो क्या होगा, ठीक है। तो हमने पढ़ रखा है फार्मूला कि अभिक्रिया की दर हमको जब भी निकालना होगा तो हम कर लेंगे, ऊपर डेल्टा लगाएंगे, लिख देंगे C, ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन जो चेंज आ रहा है, और फिर नीचे लगाएंगे डेल्टा T, ठीक है। मतलब ऊपर रहेगा जो सांद्रता में अंतर रहेगा और जो नीचे रहेगा वो समय में अंतर रहेगा, ठीक है। अच्छा सिर्फ देखिए इसी फार्मूले में हमने रख दिया। इसका मतलब देखिए अगर इसको हम बराबर करें तो क्या आएगा C2 - C1, ठीक है, और ये T2 - T1, ठीक है, यही तो हमने रखा। ये देखिए आपका T1 हो गया, ये T2 हो गया, और ये देखिए आपका C1 हो गया और ये हो गया C2, ठीक है। सिर्फ हमने इसी फॉर्मूले पर ये रख दिया, उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन था जिसको हमने कर लिया, ठीक है। अच्छा अगर आप इतना क्वेश्चन समझ पाए तो आगे चलते हैं। उसके बाद पूछे हैं कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO क्या होगी। अब देखिए जब हमको अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस निकालना है तो हम सिंपल से रेट का वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हम किसी भी रिएक्शन के पदों को देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके लिए जो हमारा पूरा रेट का फार्मूला होगा वो क्या होगा, रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NOBr, ठीक है।
अपान नीचे डेल्टा टी लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे, ऊपर जो रिएक्शन कॉफिशिएंट है वो क्या है 2, तो यहाँ पे इसको नीचे से हम कर लेंगे। ठीक है, अब ये बराबर क्या होगा, देखिए प्रोडक्ट है, इसके लिए क्या होगा, हो जाएगा डेल्टा NO, ठीक है, डेल्टा T और यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये बराबर हो जाएगा डेल्टा Br2, ठीक है, अपान नीचे हो जाएगा डेल्टा T और यहाँ पे क्या हो जाएगा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो रिएक्शन का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमको रिएक्शन की रेट ये पता है, ठीक है, ये पद हमको पता है और हमसे पूछ रहे हैं ये वाला, इतना हमसे पूछ रहे हैं। तो देखिए अगर हमको ये पद निकालना है तो अगर हम 2 को इधर से यहाँ पे लेके चले जाएं, देखिए ये वाला पद, ये वाला पद, ये वाला पद और ये वाला पद चारों आपस में बराबर है, तो हम किसी भी पद को एक दूसरे को बराबर कर सकते हैं, या तो इसको बराबर दिखा दे या फिर इसको इसके बराबर दिखा दे या फिर इसको इसके बराबर दिखा दे, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो रेट होगी वो बराबर होगी डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO अपान डेल्टा T और नीचे लिख दे 2, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब देखिए इस 2 को हम पक्षांतर करके जब इधर लाएंगे तो अगर यहाँ पे डिवीजन है यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 गायब हुआ और यहाँ पे हो गया पेयर। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब देखिए हमसे यही पूछ रहा था क्वेश्चन में कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO, मतलब जो हमारा NO है वो कितनी फास्ट बन रहा था, तो यही तो हमसे पूछा था। तो और रेट हमको ऑलरेडी पता है, यहाँ से हमने पहले ही निकाल लिया, कितना आया 1.5 × 10⁻⁻5 मोलर पर सेकेंड। ठीक है, इसको हमने निकाल रखा है, तो हमने देखिए क्या करना है, सिंपल इसमें गुणा कर देना है 1.5 × 10⁻⁴। ठीक है, अब इसमें गुणा कर देंगे तो आपका आएगा 15 दूना 3 मतलब 3.0 गुणे 10 की घात -4 मोलर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपकी आएगी ये वैल्यू, मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO। आई बात समझ में? अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये बहुत आसान है। ठीक है, क्या करें, अभी नहीं पूरा हुआ है, कितने मिनट का हुआ है? कितना 27 मिनट का हो गया। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, इतना हमने समझ लिया। अब देखिए हमको यहाँ पे पता करना है कि ये वाला कितनी तेजी से अपीयर हो रहा है, मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, ये हमको पता करना है। ठीक है, तो देखिए हमने सिंपल यहाँ पे इसको निकाल के रखा है और ये बराबर है रेट के। ठीक है, आ रही है ना बात समझ में? मतलब जितनी तेजी से हमारा, मतलब जितना हमारा रेट होगा क्या उतना ही हमारा रेट होगा अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन, कि उतनी तेजी से हमारा जो ब्रोमीन है वो बन रहा है। ठीक है, इसलिए जो हमारा ये होगा, ये वाला पद इसको हम सिंपली यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं इक्वल टू रेट। ठीक है, और जो हमारी रेट है वो कितना है 1.5 × 10⁻⁴ मोलर पर सेकेंड। आया? तो ये हमारे 2 क्वेश्चन थे। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, अब यहाँ पे इतना ज़्यादा क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए मैंने बेसिस आपको बता दिया है, 2 क्वेश्चन आपको बताया है, दोनों में मैंने यहाँ से जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मतलब मेन ढांचा वही होगा कि आपको ये फार्मूला लगाना है। ठीक है, यह फार्मूला लगाना है और फटाफट यहाँ से अपने न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं इसके आगे। ठीक है, अगर आप इतना समझ पाए हैं तो जो आगे की बातें हैं वो तो बहुत आसान है। ठीक है, देखिए जो मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब जो रिएक्शन चल रही है वो कितनी फास्ट हो रही है, कितनी स्लो हो रही है, इसको डिटरमाइन करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। ठीक है, मतलब कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो अगली हेडिंग है वो है अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है ना, ये हमारा हेडिंग है। क्या हेडिंग है? अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम आपको बताएं कुल मिला के हमारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ 4 है। पहला है टेम्परेचर,
ठीक है, मतलब तापमान, ठीक है। दूसरा जो है वो है कैटालिस्ट, कैटालिस्ट मतलब समझते हैं ना, कैटालिस्ट मतलब होता है उत्प्रेरक, ठीक है। और जो हमारा तीसरा है वो है कंसंट्रेशन, ठीक है। और एक और है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। देखिए जो हमारे अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले यूं तो कारक बहुत है, लेकिन हमको जो पढ़ना है वो सिर्फ 4 पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है, टेम्परेचर पढ़ना है। दूसरा जो पढ़ना है वो कैटालिस्ट पढ़ना है। तीसरा जो पढ़ना है वो कंसंट्रेशन पढ़ना है। और जो चौथा पढ़ना है वो पढ़ना है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। देखिए तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे टेम्परेचर पे, ठीक है। कहने को कहते हैं लोग कि जो टेम्परेचर होता है, अगर टेम्परेचर को लगातार बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया की जो दर होती है वो बढ़ती है, ठीक है। यूँ कहा जाता है कि अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो हमारी जो अभिक्रिया की दर है वो 2 गुना से 3 गुना तक बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो हमारी जो अभिक्रिया की दर होगी वो बढ़ती चली जाएगी। अगर हम यूँ माने कि अगर हमारा जो टेम्परेचर है उसको हमने 10 टाइम इंक्रीज किया, मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, तो अभिक्रिया की जो दर होगी वो 2 से 3 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। इसके लिए एक कॉफिशिएंट देते हैं जिसको कहते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट, और इसकी जो वैल्यू होती है इस तरह से इसको डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है। के 35 डिग्री सेंटीग्रेड अपान के 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मतलब के की वैल्यू जो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी और जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी, अगर दोनों का अनुपात निकाल लें तो जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो टेम्परेचर में सिर्फ इतना था कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, जो क्रिया की दर होगी वो बढ़ती चली जाएगी। और अगर हम यूँ कहेंगे अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ा दे तो जो हमारी अभिक्रिया की दर है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। अगली बात इसमें आती है जो टेम्परेचर कोफिशिएंट की, तो वो क्या है, के 35, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड अपान के 25 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर हमको अनुपात निकाल लें तो हमारा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो निकल के चला आएगा, ठीक है। अब अगला देखिए जो हमारी अगली टॉपिक इसमें है वो क्या है, वो हमारा है कैटालिस्ट। क्या है, कैटालिस्ट मतलब होता है उत्प्रेरक, ठीक है। देखिए जब मैं आपको अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन, तो उसमें कैटालिस्ट के बारे में विधिवत स्टडी हमको करना है। तो बहरहाल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो कैटालिस्ट होता है बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव कैटालिस्ट, एक होता है नेगेटिव कैटालिस्ट, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव कैटालिस्ट को रिएक्शन में डालते हैं, ठीक है, एक बात महत्वपूर्ण ये है कि जो कैटालिस्ट होते हैं ये बहुत ही कम अमाउंट में डाले जाते हैं। कितने, बहुत ही कम अमाउंट में। यूँ कहें कि अगर आप 5 किलो चीनी ले रहे हैं, अगर उसमें कैटालिस्ट आपको डालना है तो आप 1 से 2 ग्राम बहुत ज़्यादा है कैटालिस्ट, समझ रहे हैं ना। तो जो कैटालिस्ट का अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो कैटालिस्ट होते हैं बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कैटालिस्ट, एक होता है नेगेटिव कैटालिस्ट। अगर हम पॉजिटिव कैटालिस्ट को रिएक्शन में डाल रहे हैं तो उस कंडीशन में जो हमारी रिएक्शन होगी वो फास्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम रिएक्शन में नेगेटिव कैटालिस्ट को डाल रहे हैं तो हमारी जो रिएक्शन होगी वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। देखिए इसके पीछे जो कारण है वो है एक्टिवेशन एनर्जी का, ठीक है। किसका, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। इसको हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के लास्ट में जब हम पढ़ेंगे तो कॉलिजन थ्योरी, ठीक है। तो वहाँ पे हम विधिवत आपको पढ़ाएंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। बहरहाल आप यहाँ पे सिर्फ सीधे रट लीजिए कि कोई टर्म, कोई फैक्टर ऐसा होता है जिसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जो कैटालिस्ट, जो पॉजिटिव कैटालिस्ट होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, और जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तो जो हमारी रिएक्शन की रेट होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो देखिए अगला जो हमारा टर्म है वो है कंसंट्रेशन। इसको हम छोड़ते हैं, पहले आते हैं नेचर ऑफ द रिएक्टेंट पे, ठीक है। देखिए नेचर ऑफ द रिएक्टेंट कहने का मतलब ये है कि अगर देखिए जो हमारा रिएक्टेंट है अगर वो गैस है, 3 कंडीशन हो सकती है, एक तो वह गैस हो, दूसरा वह लिक्विड हो, ठीक है, और तीसरा वो हो सकता है कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो है सॉलिड, ठीक है।
यहाँ पे 3 कंडीशन है रिएक्टेंट के लिए कि अगर जो हमारा रिएक्टेंट है वो सब के सब क्या हो, गैस हो, या फिर दूसरा क्या कंडीशन है कि लिक्विड हो, या फिर तीसरी क्या कंडीशन है कि सॉलिड हो। ठीक है, देखिए जो सबसे फास्ट रिएक्शन होती है वो होती है गैसियस के केस में। ठीक है, अगर हमारा रिएक्टेंट जो है गैस है तो उस कंडीशन में जो हमारी रिएक्शन होगी वो बहुत फास्ट होगी, और अगर हमारा जो मीडियम है वो लिक्विड है तो उस कंडीशन में रिएक्शन गैसियस के कंपैरिजन में स्लो होगी। ठीक है, और जो हमारा तीसरा कंडीशन वो है सॉलिड, सॉलिड के केस में जो रिएक्शन होती है वो बहुत स्लो होती है। ठीक है, एक बात तो ये है कि अब देखिए इसमें जो दूसरी बात है वो ये आती है कि जो हमारा रिएक्टेंट है उसमें हमारे बांड किस टाइप के हैं। ठीक है, देखिए अगर रिएक्टेंट में हमारे जो बांड का टाइप है वो आयनिक है, कैसा है, आयनिक है। अगर हमारे उसमें जो बांड है वो आयनिक है तो इस कंडीशन में जो हमारी रिएक्शन होगी वो बहुत फास्ट होगी। ठीक है, और अगर हम जो रिएक्टेंट है उसमें जो हमारा बांड है वो कोवैलेंट है, क्या है, कोवैलेंट है, तो इस कंडीशन जो रिएक्शन हमारी होती है वो कैसी होती है, स्लो होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारा रिएक्टेंट ऐसा है जिसमें जो बांड है वो आयनिक है तो उस कंडीशन में जो हमारी जो रिएक्शन होती है बहुत फास्ट होती है। अगर हमारा जो बांड है वो कोवैलेंट है, मतलब सहसंयोजी टाइप का है, तो उस कंडीशन में जो हमारी रिएक्शन होती है वो स्लो होती है। ठीक है, अच्छा अब हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे जो है कंसंट्रेशन, जिसको हमने छोड़ा था ये वाला। अब देखिए जो कंसंट्रेशन अगर हम इसको पढ़ लेते हैं तो यहाँ से हमारी जो 80% केमिकल काइनेटिक्स है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अगर हम इस टर्म को समझ लेते हैं कि किस तरह से हमारी जो सांद्रता है वो अफेक्ट करती है रेट ऑफ द रिएक्शन को, तो हमारा जो 80 to 90% केमिकल काइनेटिक्स है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अच्छा देखिए कहने को लोग कहते हैं, बड़ी प्यारी सी बात है, ध्यान दीजिएगा, कहने को लोग कहते हैं कि अगर सांद्रता को मतलब कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाए, ठीक है, तो हमारी जो रेट होगी रिएक्शन की, मतलब जो अभिक्रिया की दर होगी वो बढ़ेगी। ठीक है, क्या कि जो हमारा कंसंट्रेशन है अगर इसको बढ़ाया जाए, जो हमारी सांद्रता है अगर इसको बढ़ाया जाए तो जो हमारी रिएक्शन की रेट होगी मतलब अभिक्रिया की जो दर है वो बढ़ेगी। इसका कहने का मतलब ये है कि क्या यहाँ से हम एक चीज़ ये कह सकते हैं कि जो रेट है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। आप ये समझते हैं कि नहीं? देखिए लोगों ने एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को देखा कि जो रेट है वो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, मतलब अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो हमारी रेट बढ़ेगी। देखिए इसके पीछे कहने का कारण क्या है, देखिए जो रिएक्शन होती है ना वो इस बात पर निर्भर करती है। मान लो कोई कंटेनर है जिसमें हमने मान लो ये सब रिएक्टेंट ले लिए हैं, ठीक है, अब ये इस बात पर निर्भर करती है कि जो मॉलिक्यूल है वो कितनी तेज़ी से एक दूसरे से टकराते हैं, मतलब कितनी जल्दी टकराते हैं, इनके टकराने की फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, तो देखो अगर इतने मॉलिक्यूल हैं, एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है कि इसमें मॉलिक्यूल्स की जो नंबर्स हैं वो बढ़ा दिया जाए। ठीक है, देखो मैंने बढ़ा दिया। अब बताओ कि पहले वाले कंडीशन में जो टक्कर थी वो ज़्यादा होगी कि अभी जो कंडीशन है इस कंडीशन में टक्कर ज़्यादा होगी? तो सिंपल सी बात है, obvious सी बात है, इसमें दूसरी वाले कंडीशन में टक्कर ज़्यादा होगी, और जब टक्कर ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में जो रिएक्शन होगी वो फास्ट होगी। ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं जो हमारी रिएक्शन होती है वो डिपेंड करती है कि कितने टक्कर हो रहे हैं। ठीक है, और जितने ज़्यादा टक्कर होगी उतनी ही फास्ट हमारी रिएक्शन होगी। इसका मतलब ये कि जो हमारी रेट ऑफ द रिएक्शन है वो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। ठीक है, इतनी चीज़ें अगर आपने सीख लिया तो देखिए मैं इसके आगे आपको बताता हूँ बहुत ही प्यारी सी चीज़। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हो गया, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कई बार कि जो हमारी रेट है अगर हम कंसंट्रेशन को कितना भी बढ़ा दे रेट बढ़ ही नहीं रही है। ठीक है, और कई बार ऐसा देखा गया कि जो हमारी ये जो रेट है कि हमने कंसंट्रेशन को दूना कर दिया और जो हमारी रेट थी वो आधी हो गई। देखिए बड़ी कन्फ्यूज़न भैया, बहुत कन्फ्यूज़न है। देखिए जो रेट है पहले तो क्या कहा गया कि अगर हम कंसंट्रेशन को दूना कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दूनी हो जा रही है। ठीक है,
अगर इसको 3 गुना बढ़ा दे रहे हैं तो हमारी जो रेट होगी वो 3 गुना बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ा रहे हैं तो 4 गुना बढ़ जाएगी। पहले तो ये कहा गया, ठीक है। लेकिन अब बाद में क्या कहा गया कि भैया एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि आप कंसंट्रेशन को कितना भी क्यों ना बढ़ा दो, ठीक है, चाहे जितना गुना क्यों ना कर दो, जो रेट होगा वो अफेक्ट होने वाला नहीं है। कुछ रिएक्शन में ऐसा देखा गया, ठीक है। और क्या देखा गया कि जो मतलब बहुत सारे रिएक्शन में ऐसा देखा गया कि आप कंसंट्रेशन को दूना कर दो, ठीक है, 2 गुना कर दो, और जो रेट होती है वो हो जाती है हाफ, जो पहले थी वो उसकी हाफ हो गई, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो रेट होता है ये कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन पर डिपेंड तो करता है, लेकिन ये नहीं निश्चित है कि अगर कंसंट्रेशन को बढ़ाएं तो रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कई बार एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखा गया कि अगर हम कंसंट्रेशन को डबल भी मान लीजिए कर रहे हैं तो हमारा रेट हाफ हो जाता है, कई बार इवन 1/3 भी हो जाता है, 1/4 भी हो जाता है, या फिर इससे भी कम हो जाता है कई बार, ठीक है। या फिर कई बार ऐसा भी देख लिया गया कि अगर मान लो कंसंट्रेशन को मान लो हम हाफ कर दिए, लेकिन उस कंडीशन में भी जो रेट थी वो 2 गुना बढ़ गई, 4 गुना बढ़ गई, कंसंट्रेशन को हमने दूना कर दिया तो हमारी जो रेट थी 8 गुना बढ़ गई, ठीक है। तो इस प्रकार ये कह पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि रेट तब बढ़ती है जब कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाए, ये बात कह पाना बहुत ही मुश्किल हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक नियम दिया गया जिसको कहा गया रेट लॉ। क्या कहा गया? रेट लॉ। इस लॉ के अनुसार ये लॉ कहता है, रेट लॉ कहता है कि जो रेट होती है, जो अभिक्रिया की दर होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन टू दी पावर n के, ठीक है। रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ कहता है कि जो रेट होती है, अभिक्रिया की जो दर होती है, वो कंसंट्रेशन टू दी पावर n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और ये जो n है ना, इसको कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि, या फिर इसी को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इस चीज़ को मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे डिटेल में अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप उन सारी चीज़ों को जितना मैंने आज पढ़ाया, जितना भी मैंने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा रखा है, सबको रिवाइज करके रखिएगा, क्योंकि इसका बहुत काम लगेगा, ठीक है। तब तक के लिए आप तैयार करके रखिएगा, फिर मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में।